जय हिंद दोस्तों। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस समय बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज देखने को मिल रहा है। हाल ही में जो इलेक्शंस हुए हैं उन्होंने नेपाल की पूरी पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। कई सालों से जो ओल्ड पॉलिटिकल पार्टीज नेपाल की राजनीति को कंट्रोल कर रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि जनता ने उनसे लगभग मुंह मोड़ लिया है और एक न्यू अल्टरनेटिव को मौका दिया है। मैं बात कर रहा हूँ बालेन शाह और उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की, जिसे शॉर्ट में आरएसपी कहा जाता है। इस इलेक्शन में इस पार्टी को जो सपोर्ट मिला है उसे देखकर कई लोग कह रहे हैं कि नेपाल की पॉलिटिक्स में एक जनरेशनल शिफ्ट आ गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इस पूरे पॉलिटिकल चेंज का इम्पैक्ट भारत पर क्या पड़ेगा, क्योंकि नेपाल सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है बल्कि इंडिया की सिक्योरिटी, ट्रेड और जियो पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। आज की इस वीडियो में हम यही सब समझेंगे कि नेपाल में आखिर हो क्या रहा है, बालेन शाह कौन है और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये चेंज कितना बड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। आज जो नेपाल हमें दिखता है वह हमेशा से ऐसा नहीं था। 2008 से पहले नेपाल एक मोनार्की था, यानी वहां पर राजा का शासन था। लेकिन 1996 से लेकर 2006 के बीच नेपाल में एक लंबा सिविल वॉर चलता है, जिसे माओइस्ट इंसर्जेंसी कहा जाता है। इस पूरे संघर्ष के बाद 2008 में नेपाल को एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जो उम्मीद थी कि अब नेपाल में स्टेबल डेमोक्रेसी आएगी, वह पूरी तरह से सच नहीं हो पाई। पिछले लगभग 15-16 सालों में नेपाल में सरकारें बहुत तेजी से बदलती हैं। कई बार ऐसा हुआ कि एक साल के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया। कभी दो पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बना लेती थीं, फिर कुछ समय बाद वही पार्टीज अलग होकर किसी और के साथ गवर्नमेंट बना लेती थीं। नेपाल में सालों तक कुछ इसी तरह की पॉलिटिक्स चलती रही। और नेपाल की पॉलिटिक्स समझने के साथ साथ आप वहाँ का थोड़ा पार्लियामेंट का सिस्टम भी समझ लीजिए। नेपाल की पार्लियामेंट में कुल 275 मेंबर्स होते हैं, लेकिन सभी मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आते। 165 सीट्स पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो भारत में भी लोकसभा इलेक्शंस में इस्तेमाल होता है। स्टेट में हम लोग देखते हैं कि विधानसभा इलेक्शन में भी यही सिस्टम यूज होता है। अब 165 सीट्स पर तो डायरेक्ट इलेक्शन हो गया, बाकी बची हुई 110 सीट्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से मिलती हैं। फिर जो पार्टी या कोएलिशन मेजोरिटी हासिल कर लेता है वही गवर्नमेंट बनाता है। एंड नेपाल की पॉलिटिक्स में लंबे समय तक तीन पार्टीज डोमिनेंट रहीं। पहली है नेपाली कांग्रेस, दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल, तीसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी सेंटर, जिसे लीड किया है पुष्प कमल दहल यानी प्रचंडा ने। लेकिन समय के साथ इन पार्टीज पर करप्शन, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और पुअर गवर्नेंस के आरोप बढ़ने लगे। लोगों को लगने लगा कि वही पुराने नेता, वही प्रोमिसेस और वही प्रॉब्लम्स। फिर इसके बाद एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 2025 में। 2025 में नेपाल में बड़े पैमाने पर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट शुरू हुए। लोग करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन से परेशान थे ही। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, कई जगह वायलेंट क्लैशेस भी हुए। इस पूरे क्राइसिस के बाद उस समय के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट गिर गई। इसके बाद इंतरिम एग्रीमेंट बना और नए इलेक्शंस कराने का फैसला हुआ। और यहीं आते हैं इस पूरी स्टोरी के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर पर, बालेन शाह। देखिए, बालेन शाह ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है। इनका जन्म 1990s में हुआ और वह प्रोफेशन से स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में आने से पहले वह नेपाल में एक रैपर के रूप में काफी फेमस हुए थे। ऐसा बताया जाता है कि इनके सॉन्ग्स में करप्शन, पॉलिटिकल एलिट्स और सोशल इनइक्वालिटी की काफी क्रिटिसिज्म होती थी। इसी वजह से ये खासकर अर्बन यूथ के बीच काफी पॉपुलर हो गए थे। और देखिए, बालेन शाह कोई ऐसा नहीं है कि काफी पहले से पॉलिटिक्स में एक्टिव है। 2022 में बालेन शाह ने एक बड़ा पॉलिटिकल गैम्बल लिया था। उन्होंने काठमांडू के मेयर का इलेक्शन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में लड़ने का फैसला लिया और सबको सरप्राइज करते हुए उन्होंने ये इलेक्शन जीत भी लिया था। अब ये विक्ट्री इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि पहली बार ट्रेडिशनल पार्टीज के बाहर का कोई कैंडिडेट नेपाल की कैपिटल सिटी का मेयर बना था। मेयर बनने के बाद बालेन शाह ने काफी एक्शंस लिए। उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शंस पर क्रैकडाउन किया, सिटी सर्विसेज को डिजिटाइज किया, वेस्ट मैनेजमेंट इंप्रूव करने की कोशिश की। इन सब की वजह से उनकी इमेज एक रिजल्ट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बन गई। बात करें इनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की, तो इस आरएसपी पार्टी की फाउंडेशन 2022 में ही रवि लामिछाने ने की थी। यह पार्टी खुद को एंटी करप्शन, प्रो रिफॉर्म और प्रो यूथ पॉलिटिक्स के रूप में प्रेजेंट करती है। जब बालेन शाह इस पार्टी से जुड़े तो इसकी पॉपुलैरिटी अचानक से काफी बढ़ गई थी। देखिए, शुरुआत बालेन शाह ने भी 2022 में की थी पॉलिटिक्स की, लेकिन इस पार्टी की फाउंडेशन में वो शामिल नहीं थे। इस पार्टी को उन्होंने बाद में ज्वाइन किया है। अब 5 मार्च 2026 के इलेक्शंस में आरएसपी ने स्वीपिंग विक्ट्री हासिल की है। हिस्टोरिक लैंडस्लाइड हुआ है। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से आरएसपी ने डायरेक्ट यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में 117 से ज्यादा सीट जीती हैं। कई रिपोर्ट्स ऐसी बता रही हैं कि 122 से 24 तक भी, बट ओवरऑल क्लियर मेजोरिटी है। ओल्ड पार्टीज डिसमिटेड हुई हैं। नेपाली कांग्रेस की सिर्फ 17 सीटें हैं, सीपीएन यूएमएल की 7 हैं और माओइस्ट तो बुरी तरह आ रही है। बालेन शाह खुद भी जिस सीट से चुनाव लड़ रहे थे उसके अगेंस्ट पुराने प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली थे।
और केपी शर्मा ओली को लगभग 18,000 वोट मिले हैं, जबकि बालेन शाह को 68,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, मतलब 50,000 से भी ज्यादा का मार्जिन था। तो इस जीत से क्लियर होता है कि बालेन शाह अब नेपाल के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। काफी यंग एज के हैं, लगभग 35 साल ही इनकी एज है। बहुत युवा प्राइम मिनिस्टर होंगे और इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये इंडिया के साथ रिलेशन कैसे रखते हैं। अब आप सभी लोगों को पता होगा कि नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि दो बड़ी पावर्स चाइना और भारत के बीच में है। इसलिए नेपाल हमेशा कोशिश करता है कि दोनों के बीच स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाए रखे। अब भारत और नेपाल के रिलेशंस काफी यूनिक हैं। दोनों देशों के बीच ओपन बॉर्डर है, लाखों नेपाली नागरिक इंडिया में काम करते हैं। इंडिया नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। नेपाल के ज्यादातर फ्यूल, फूड सप्लाई और बेसिक इंपोर्ट्स इंडिया से ही आते हैं। इतना ही नहीं, कई हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं जो कि दोनों देशों के कॉपरेशन से चल रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन ने भी नेपाल में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है। चाइना ने नेपाल में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट शुरू किए हैं। इसलिए कई एनालिस्ट मानते हैं कि नेपाल साउथ एशिया में एक जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन चुका है भारत और चाइना के बीच। अब इंडिया की सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि नई गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में जाएगी। क्या नेपाल इंडिया के साथ कोऑपरेशन बढ़ाएगा या चाइना के करीब जाएगा? क्योंकि पहले भी कई बार नेपाल में एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स देखने को मिले हैं। 2020 में केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट के दौरान मैप कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें काला पानी और लिपुलेख बॉर्डर इशू को लेकर टेंशंस बढ़ गए थे। इस पर पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाई भी थी जिसमें एक्सप्लेन किया था कि ये पूरा इशू था क्या और नेपाल का क्या कहना है और भारत का क्या कहना था। खैर, अगर बात करें कि बालेन शाह की अप्रोच क्या हो सकती है, तो देखिए, जहां तक बालेन शाह की बात है, अभी तक उनका कोई क्लियर फॉरेन पॉलिसी स्टांस सामने आया नहीं है। लेकिन कई एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि शायद टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस अप्रोच अपनाएं, मतलब आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स की बजाय डेवलपमेंट और गवर्नेंस पर ज्यादा फोकस करें। अगर ऐसा होता है तो संभव है कि नेपाल इंडिया और चाइना दोनों के साथ बैलेंस रिलेशंस रखने की कोशिश करेगा। लेकिन देखिए, बालेन शाह के सामने चैलेंजेस भी बहुत हैं। कई बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे कि इकोनॉमिक चैलेंज है, नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस है, पुराना पॉलिटिकल सिस्टम रिफॉर्म्स का विरोध करेगा, फॉरेन पॉलिसी बैलेंसिंग होगी इंडिया और चाइना के बीच में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और पब्लिक एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। जब सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है तो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कुल मिलाकर 2026 का इलेक्शंस नेपाल की पॉलिटिक्स में एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट बन चुका है। अगर बालेन शाह और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी अपनी पॉपुलैरिटी को रियल गवर्नेंस रिफॉर्म्स में बदल पाते हैं, तो शायद नेपाल में लंबे समय बाद एक स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरते हैं, तो वही जनता जो आज सपोर्ट दे रही है, वही सबसे पहले सवाल भी पूछेगी। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेपाल की फ्यूचर डायरेक्शन साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित कर सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में नेपाल की पॉलिटिक्स किस दिशा में जाती है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इस पूरे इशू को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बालन शाह सच में नेपाल की पॉलिटिक्स को बदल पाएंगे? अपने विचार लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।